extended object, force between two extended object। ठीक है, देखो हम लोग जैसा कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे, कूलम्ब्स लॉ क्या था कि अगर 2 पॉइंट चार्ज है प्लस Q1 और प्लस Q2, बोल क्लियर है? तो फॉर्मूला जो कूलम्ब्स लॉ अप्लाई होता है तो इसका फॉर्मूला क्या था? एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, और याद करो कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करने के लिए, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशन यूज किए थे? तो पहला कंडीशन ये था कि चार्ज मस्ट बी एट रेस्ट पोजीशन, और दूसरा क्या था? हाँ, चार्ज पॉइंट इन साइज होना चाहिए, मतलब पॉइंट चार्ज के ऊपर ही हम लोग कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर कैसा ऑब्जेक्ट है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट है, दो चार्ज का भंडारा ऐसे, ठीक है, तो ये भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है और ये भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। बोल क्लियर है? अब क्या हम इसके ऊपर कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं? नहीं। या फिर मान लो एक ऐसे रॉड है, एक ऐसे रॉड है, एक का रॉड का चार्ज Q1 है और दूसरे रॉड का चार्ज Q2 है, इसका लेंथ L1 ले लो और इसका लेंथ L2 ले लो। क्या ऐसे में हम लोग कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं? नहीं। ठीक है, और ये भी याद रखना सेंटर ऑफ मास लेके भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास लेके भी बनाना गलत हो जाएगा और हम लोग कूलम्ब्स लॉ भी नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग कैसे निकालेंगे? अच्छा, फोर्स तो लगभग करेगा, ये बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और ये बॉडी इसके ऊपर लगाएगा। ठीक है, और जितना इस पे लगेगा उतना इस पे लगेगा, बिकॉज ये न्यूटन्स का सेकेंड लॉ को तो थर्ड लॉ को तो फॉलो करता ही है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो वैसे केस में हम एक के ऊपर फोर्स कैसे निकालेंगे, ये कैसे होगा बताओ? ठीक है, तो अगर फोर्स निकालना होगा तो देखो हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग फील्ड का कॉन्सेप्ट लेते हैं, एक बॉडी को टेस्ट मानेंगे, दूसरे को सोर्स मानेंगे। तो इसको मान लो कि हम सोर्स ले लिए, और बोलो, और इसको क्या ले लेंगे? टेस्ट। तो एक सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग देखो ऐसा कहेंगे कि इस बॉडी को पहले छोटा छोटा पीसेस में डिवाइड कर देंगे ऐसे। ठीक है, अब एक टेस्ट एलिमेंट लेंगे DQ, और इसके वजह से यहाँ पर पहले फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर इसके ऊपर जो फोर्स ऑन एलिमेंट जो होगा ना, फोर्स ऑन द एलिमेंट, इसका वैल्यू आएगा dA बराबर dQ। हमारा फॉर्मूला A बराबर Q0 इंटू E होता है ना, तो Q0 की जगह हम DQ यूज करेंगे। ये DQ किसका है? एलिमेंट किसका? हाँ, टेस्ट मास का या टेस्ट चार्ज का। और E क्या है? तो E सोर्स की वजह से। ठीक है, तो ये वाला टेस्ट वाला हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? सोर्स हो जाएगा। फिर कैसा एडिशन है? तो वेक्टर एडिशन है। तो देख लो रिजॉल्व होगा कि नहीं होगा, और उसके बाद फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे बॉडी का आ जाएगा। तो टोटल फोर्स अगर निकालना है तो बस रिजॉल्व करके सभी वेक्टर का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो क्या करेंगे? हाँ, तो बस ऐसे करके और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यही तुम्हारा DQ इंटू E, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा नेट फोर्स निकाल के रख देगा। तो हम लोग देखो क्या करेंगे, एक बॉडी को टेस्ट मानेंगे, दूसरे बॉडी को सोर्स मानेंगे। अब जिसके वजह से सोर्स मानेंगे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करेंगे और उसको टेस्ट बॉडी का स्मॉल एलिमेंट से, स्मॉल एलिमेंट के ऊपर फोर्स निकालेंगे और फिर वेक्टर एडिशन कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे तो वेक्टर एडिशन और इंटीग्रेट करके तो पूरे बॉडी का निकल जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। बट याद रखना इसमें कूलम्ब्स लॉ नहीं लगा सकते हैं, दैट A बराबर Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर डायरेक्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट मास नहीं है या पॉइंट चार्ज नहीं है, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब सवाल देखते हैं तो कैसे कैसे क्या होगा पता चल जाएगा। एक हम बना रहे, एक तुम बना लो, काम हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो क्वेश्चन देखो क्या है कि एक रिंग है ऐसे, अरे बोलो, ये रिंग है, इसके ऊपर का जो चार्ज है वो प्लस Q है और इसका रेडियस है R, और इसके एक्सिस पे एक इनफाइनाइट रॉड रखा हुआ है, अब तो कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक, और इसका डेंसिटी दिया हुआ लैम्डा। ठीक है, और ये रिंग हो गया, यूनिफॉर्म रिंग। ठीक है, और ये लाइन चार्ज कर सकते हैं, ये लाइन चार्ज हो गया। अब फोर्स निकालना है, तो क्वेश्चन है फाइंड द फोर्स ऑन द लाइन चार्ज। ठीक, अब लाइन चार्ज का खासियत क्या है कि ये यूनिफॉर्म डेंसिटी है। अरे बोलो, इसका एक एंड कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर, और एक एंड इसके सेंटर पे है और एक्स एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है। और ये रिंग कैसे है? तो ये रिंग YZ प्लेन में है। ठीक है, तो ये तुम्हारा Z है, ये YZ प्लेन में, इसका एक सेंटर ऑरिजिन पे, सॉरी, इसका सेंटर ऑरिजिन पे। ठीक है,
और ये YZ प्लेन में रखा हुआ है, और रॉड जो है इसका एक एज किधर है, लेफ्ट वाला एज सेंटर पे है, राइट वाला इन्फिनिटी पे है, और एक्स के ऊपर ये रखा हुआ है। तो हम लोग इसमें कूलम फ्लो लगा सकते हैं क्या? नहीं, कूलम फ्लो नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों मतलब क्या है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ठीक है। तो एक्सटेंडेड चार्ज है, तो हम एक का फील्ड लेंगे, एक का फील्ड लेंगे और दूसरे का ये लेंगे। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले मान लो इसी को हम लोग सोर्स मान लिए, क्या ले लेते हैं, सोर्स। तब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये टेस्ट हो जाएगा। तो हम सोर्स का इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालेंगे। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये होगा ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो फील्ड ई वेक्टर ड्यू टू रिंग, और रिंग को क्या माने, सोर्स। तो बोला क्या होगा, तो इसका चार्ज Q है, तो कहने भी से QX बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 होता है। व्हाट इज x, तो x जो लेते हैं वो डिस्टेंस से लेते हैं, और r क्या होता है, इसका रेडियस। अब दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देंगे, डिवाइड द बॉडी इनटू छोटे छोटे पीसेस। अब एक एलिमेंट हम लिए हैं x पे जाके एक एलिमेंट लिए हैं dx थिकनेस का। तो बताओ इसके ऊपर का जो चार्ज dq होगा वो क्या होगा, तो कहने से डेंसिटी गुना लाइन चार्ज है ना, तो लैम्डा गुना dx हो जाएगा। तो अगर हम फोर्स ऑन एलिमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन द एलिमेंट। तो फोर्स ऑन द एलिमेंट हम dF बराबर, हम ऐसा कर सकते हैं कि dq इंटू ई हो जाएगा। dq किसका टेस्ट, किसका ये है, तो टेस्ट चार्ज का जो ये है वो है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके वजह से, रिंग की वजह से। अब अगर फोर्स का बात करेंगे तो जो फील्ड का डायरेक्शन होता है वही फोर्स का होता है। तो रिंग की वजह से फील्ड किधर है, राइट, तो इसकी वजह से फोर्स का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। मतलब फोर्स का डायरेक्शन सबका एक ही तरफ होगा। मतलब एलिमेंट यहाँ लेंगे तो इसकी वजह से फोर्स इधर होगा, यहाँ लेता तब भी उधर ही होता है, यहाँ लेता तब भी उधर होता है। जितना भी एलिमेंट इसके ऊपर लिया है सबके वजह से फोर्स का जो डायरेक्शन होगा राइट होगा, इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट ही होगा, ठीक है। सॉरी, रिजल्टेंट फोर्स जो होगा राइट ही होगा। तो बस अब इसमें कुछ करना नहीं है, नेट निकालना है, नेट फोर्स ऑन द लाइन चार्ज। तो बस क्या करना है, इसका वेक्टर एडिशन कर देना है। तो सारे वेक्टर एक ही तरफ है ना, तो बस खाली इंटीग्रेट कर देंगे। अब dq क्या है, तो लैम्डा गुना dx बाई व्हाट, ई क्या है, तो ये नीट क्या होगा, तो पहला वाला एलिमेंट रॉड का तो x के किस वैल्यू पर है, 0 पर, और लास्ट वाला x के किस वैल्यू पर हो गया, इन्फिनिटी पे। तो हमारा लिमिट होगा x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, और ये फोर्स किस पे आने वाला है, तो ये फोर्स लाइन चार्ज के ऊपर आने वाला है, रॉड के ऊपर। और क्लियर है, सारा कचरा बाहर निकालो, लैम्डा क्यू बाहर आ गया, और क्या बाहर आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आएगा। अंदर क्या बचेगा, तो अंदर बचेगा x dx बाई व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2, और लिमिट हो जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक। बोल क्लियर है। अब बस खाली ये लिमिट सॉल्व करना है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोले थे इस टाइप का इंटीग्रेशन अक्सर आते रहता है। हाँ बोलो कैसे, क्या सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को क्या पुट करेंगे, टी स्क्वायर, तो आसानी से बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, बाई सब्सटीट्यूशन सॉल्व कर रहे हैं तो फटाफट बन जाएगा। अब एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx आ जाएगा, आर स्क्वायर कांस्टेंट है 0, टी स्क्वायर का 2t, ये हो जाएगा t। तो हमको ऐसा कर सकते हैं कि x dx की जगह 2 से 2 कट गया, x dx की जगह t इंटू डी टी लिख देंगे। अच्छा नीचे में आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, टी स्क्वायर है तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसका पावर कितना 3/2, तो 3/2 हो जाएगा, और लिमिट 0 से लेके, ठीक है, लिमिट पहले छोड़ दो, उसको वापस हम x में बदल देंगे। अब देखो क्या क्या होगा, ये 2 से 2 कटेगा तो ये क्या होगा, t/tq, तो t/1 कटेगा, 2 बचेगा, तो dt/t स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा dt/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/t, तो ये -1/t हो जाएगा, ठीक है। और चूंकि इंटीग्रेशन हमारा जो लिमिट है वो हमारा x के रिस्पेक्ट में ना है, t के रिस्पेक्ट में नहीं ना है, तो वापस फिर t को हम x में बदलेंगे तो क्या आएगा, तो -1/t, t हमको कितना मानना है, कितना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये ना है ऐसे। अब देखो कैसे कैसे क्या होगा, तो ऊपर हो जाएगा इन्फिनिटी और नीचे हो जाएगा 0। अब इसको देखो अगर सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो माइनस हटाएंगे तो लिमिट पलट जाएगा, तो ये ऊपर चल जाएगा 0, नीचे आ जाएगा इन्फिनिटी। अब एक बार x के जगह हम क्या पुट करेंगे, 0, तो 0 पुट करेंगे तो 1/r बचेगा, क्योंकि ये वाला 0 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का रूट 1/r। अच्छा एक बार इन्फिनिटी पुट करेंगे तो समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो फाइनली ये वाला जो इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट आया वो कितना आया, इतना आया। तो कहने का मतलब फोर्स ऑन द लाइन चार्ज जो आएगा फाइनली वो कितना आएगा,
तो लैम्डा क्यू बाई व्हाट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट आया वो इतना आ गया। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो फोर्स ऑन लाइन चार्ज लैम्डा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर आ गया। ठीक है, इसमें किसको क्या माने हैं, तो रिंग को क्या माने हैं, सोर्स चार्ज, और रॉड को क्या माने हैं, ठीक है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो ये निकाले हैं। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि रॉड को सोर्स मानो। देखो एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, इसका चार्ज है प्लस क्यू और इसका रेडियस है आर। इसके एक्सिस पे एक रॉड रखा हुआ है, ठीक है, इसका भी रेडियस आर है और ये वाला भी, इसका जो लेंथ है ये भी कितना है, ये भी आर है। ठीक, तो क्या निकालना है, फाइंड, जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना ही ये पे लगेगा। तो ये सॉलिड स्फीयर है लेकिन यूनिफॉर्म है, ये रॉड है, ये भी यूनिफॉर्म रॉड है। ठीक है, और इसके ऊपर का चार्ज मान लो क्यू नॉट है। बोल क्लियर है, क्या निकालना, फाइंड फोर्स ऑन क्यू नॉट या रॉड के ऊपर। ठीक, फटाफट से बनाना शुरू करो, तो सब कोई अपने से बनाएगा। ठीक है, किसी का भी फील्ड ले सकता है। ज्यादा आसान क्या है कि रॉड के चलते रॉड को टेस्ट मानो और सॉलिड स्फीयर को सोर्स मानो, आसानी से बन जाएगा। चलो बनाना शुरू करो तो। है, हाँ, कितने का है, अच्छा मैक्सिमम का आ गया ना। समझ में आया क्या करना है, किसका फील्ड लिए, स्फीयर का फील्ड लिए और किसका एलिमेंट लिए, रॉड का। ठीक है, और इंटीग्रेट कर दिए। क्यों रिजॉल्व नहीं किया, रिजॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि सब में फोर्स राइट लगता गया, इसलिए रिजॉल्व करने का नौबत नहीं आया। ठीक है, तो ये देख लेना कहाँ रिजॉल्व करना है, कहाँ इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट तो करना ही था क्योंकि हर फील्ड का वैल्यू जो है वेरी कर रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब फोर्स का वेरिएशन था। सबसे ज्यादा फोर्स किस एलिमेंट पे लग रहा था, तो इस एलिमेंट पे सबसे ज्यादा फोर्स था और सबसे कम फोर्स लग रहा है कहाँ पर, राइट वाला में, इसीलिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ा। रिजॉल्व क्यों नहीं किया, क्योंकि सबका डायरेक्शन एक ही तरफ था। बोल क्लियर है, चलो क्वेश्चन देखो क्या है कि ये मेटेलिक रिंग है ऐसे, ठीक है, क्या ये मेटेलिक रिंग है, इस पे चार्ज क्या है प्लस क्यू और इसका रेडियस कितना आर है। इसके सेंटर पे एक और चार्ज रख दिए प्लस क्यू नॉट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंक्रीमेंट इन टेंशन। टेंशन में कितना इंक्रीज होगा ये निकालना, इंक्रीमेंट इन टेंशन निकालना है। ठीक है, तो देखो अगर जब ये नहीं रखे थे तो सब जगह टेंशन क्या था, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि अगर जब ये नहीं रखेंगे तो ये टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब ये रख देंगे तो टेंशन होगा ना, तो ये टेंशन कितना होगा, यही टेंशन निकालना है। ये टेंशन क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ना, तो ये इंटरमोलिकुलर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है, यही तुमको निकालना है। बोल क्लियर है, तो देखो कैसे कैसे बनाएंगे। क्यू नॉट चार्ज है, ठीक है, ये यहाँ पर यहाँ फिक्स्ड है और रिंग है तुम्हारा जिसका रेडियस आर है और चार्ज कितना है, क्यू है। तो देखो कैसे कैसे निकालना पड़ेगा। तो इसको पहले छोटा छोटा पीसेस में, देखो यहाँ कूलम्ब लो लगेगा, नहीं कूलम्ब लो क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ये तो एक पॉइंट चार्ज है, दूसरा एक्सटेंडेड चार्ज है, तो कूलम्ब लो नहीं लगेगा। तो इसको भी हम लोग फील्ड से बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि देखो किसी को भी फील्ड मानेगा और ये, या डायरेक्ट मतलब कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि देखो इसका एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करो, लेट अस कंसीडर छोटा सा पार्ट। ठीक है, तो छोटा सा पार्ट अगर कंसीडर करेगा तो देखो ये वाला चार्ज हम डी क्यू ले लेते हैं इसका एलिमेंट का, और यहाँ पर चार्ज कितना है, क्यू नॉट है। अब क्यू नॉट की वजह से फील्ड किधर होगा, ऊपर होगा, कितना होगा, तो हम लोग क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर लिखेंगे, वेयर आर क्या है, इसका रेडियस है, तो ये बड़ा आर हो जाएगा ऐसे। बोलो अब
ये तो फील्ड का डायरेक्शन हो गया ना, और ये डी क्यू, तो जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वही फोर्स का होगा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि फोर्स ऑन एलिमेंट जो होगा वो कितना होगा, तो डी क्यू इंटू फील्ड किसका लेंगे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा। बोल क्लियर है। अब ये फोर्स इधर आया, उसी तरह अगर ये वाला लेंगे तो फोर्स इधर आता, अगर ये एलिमेंट लेते तो ऐसे ऐसे करके हाउ मेनी वेक्टर्स आते हैं, इनफाइनाइट है ना, तो ऐसे है, सभी एलिमेंट के चलते फोर्स किधर लग रहा है, इधर। तो अगर ये फैलने को रहता तो फैल चुका होता, ठीक है। तो ये फैलेगा, थोड़ा सा फैलेगा, क्योंकि मेटेलिक मान लो है या इलास्टिक है, तो मान लो इसका रेडियस आर है, ठीक है। तो ये फैल करके अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि आर से लेके थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, तो कैनवी से ये बढ़ करके ये ऐसा आर प्लस डेल्टा आर टाइप का बन जाएगा, ठीक है। डेल्टा आर क्या है, इंक्रीजिंग रेडियस है, और आर क्या है, ओरिजिनल रेडियस या ओल्ड रेडियस है। तो ये बढ़ करके जो है आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा। यही जो बढ़ा ना, तो उसका सारा मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, मतलब सब मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करने लगा, पुल करने लगा। अब कैसा स्ट्रेस इसके अंदर जनरेट हो जाएगा, तो दो तरह का स्ट्रेस पढ़े थे 11th में, क्या, हाँ, एक टेंसाइल स्ट्रेस पढ़े थे और दूसरा कॉम्प्रेसिव पढ़े थे। तो टेंसाइल होगा कि कॉम्प्रेसिव होगा, हाँ टेंसाइल होगा, क्योंकि हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है, पुल कर रहा है। तो यही हम लोग निकालना है। तो एक छोटा सा पार्ट देखो, काफी स्मॉल पार्ट लेके इसको जूम करके देख रहे हैं ऐसे, ठीक है, जूम करके देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, यही ना है। अब यहाँ पर जो फोर्स आया, इस डीएफ का वैल्यू कितना हो गया, यही हो गया। अब देखो कैसे कैसे क्या होगा, और ये एंगल थीटा मान लेते हैं। ये थीटा वेरी स्मॉल की वेरी लार्ज, ये थीटा काफी स्मॉल ले रहे हैं। जैसे अगर रिंग का रेडियस मान लो कि 1 मीटर है, तो ये माइक्रोमीटर हम लोग ले रहे हैं, इतना छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं। अब देखो अगर देखा जाए तो सिमेट्री के चलते सारी जगह टेंशन तो होगा, सबका मैग्नीट्यूड एक होगा कि अलग अलग होगा, तो सबका मैग्नीट्यूड एक होगा। जैसे एक जगह हम 10 न्यूटन ले रहे हैं, तो सिमेट्री के चलते 10 10 10 10 सारी जगह 10 होगा। एक जगह अगर 50 लेंगे समझने के लिए, तो सब जगह 50 50 50 होगा। तो जो भी होगा सबके जगह सब क्या होगा, सेम होगा। तो अगर हम यहाँ पर टेंशन टी एज्यूम करते हैं, टी 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 टी, तो सारी जगह क्या होगा, टेंशन टी होगा। मतलब यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी। अब एक एलिमेंट जो हम कंसीडर किए ये वाला, तो यहाँ पर ये टी हो गया। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो बना रहे हैं, ठीक है। टी क्या है, टेंशन। ये कौन लगा रहा है, तो ये नीचे वाला जो रिंग है वो लगा रहा है, ठीक है। हम लोग इसका एफबीडी बना रहे हैं, वी आर ड्राइंग व्हाट, एफबीडी, किसका, इस एलिमेंट का। तो इस एफबीडी में देखा जाए तो ये टी लगा रहा, कौन लगा रहा है, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है वो लगा रहा है, वो अपने तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। बोल क्लियर है। कैसा स्ट्रेस है, टेंसाइल की कॉम्प्रेसिव, हाँ टेंसाइल। अच्छा, इसके ऊपर ये लगने वाला फोर्स इधर है। हालांकि नेट फोर्स रिंग के ऊपर क्या है, 0 है, बट उसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स तो डेवलप हो चुका है, क्योंकि सारा मॉलिक्यूल क्या हो गया, फैल चुका है। तो देखो अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक डीएफ इधर लगेगा और एक ये जो है। अब देखो चूंकि चूंकि पूरा क्या है, सिमेट्रिकली नेट फोर्स क्या है, 0 है, तो ईच एलिमेंट भी सिमेट्रिकली क्या होगा, नेट फोर्स के ऊपर भी क्या होगा, 0। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका अगर देखा जाए तो देखो अगर ये टोटल थीटा है, तो ये वाला पार्ट θ/2 होगा, ये भी क्या होगा, θ/2, और ये θ/2, तो ये भी θ/2, ये भी तुम्हारा θ/2, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अच्छा ये θ/2, इसके बीच में क्या है 90, तो ये हो गया 90 माइनस θ/2, और ये टोटल 90, तो ये क्या बन जाएगा θ/2, और ये भी क्या हो जाएगा θ/2। हम ये कह सकते हैं कि इधर वाला जो कंपोनेंट होगा ये t cos θ/2 होगा, इधर वाला बोलो t sin θ/2, उसी तरह इधर होगा और इधर होगा। सिमेट्री के चलते ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा। तो यही वाला फोर्स जो है इसको क्या करेगा, बैलेंस कर देगा। अब अगर एलिमेंट काफी छोटा लेंगे तो पता है ये दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट है वो किधर लगेगा, या दोनों फोर्स किधर लगेगा। तो अगर ये काफी स्मॉल लेगा तो पता है ये फोर्स किधर लगेगा, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। किधर लगेगा, तो सारे एलिमेंट के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है, सॉरी जो टेंशन का जो कंपोनेंट है वो किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है। अगर एलिमेंट काफी छोटा लेंगे तो हम ऐसा सोच सकते हैं। बोल क्लियर है। तो क्या कहेंगे, तो ये चूंकि इक्विलिब्रियम में है ना, तो हम कैन बी से दैट कि 2t sin θ/2 यही बैलेंस हो जा रहा है किससे, df से। और इस df का वैल्यू क्या है, तो dq है, q0 है by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर है। बोल क्लियर है। तो कैसे कैसे होगा, देखो अब स्पेशल केस में देखो, चूंकि एलिमेंट बहुत छोटा लिए हैं, तो अप्रोक्सीमेशन में साइन थीटा कन्वर्ट इनटू क्या आ जाता है, थीटा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं 2t, इसको θ/2 हो जाएगा, इक्वल टू dq। dq क्या है, चार्ज एलिमेंट का लिए हैं, जबकि ठीक है,
तो इस एलिमेंट का चार्ज को पूरे चार्ज से रिलेट करेंगे क्योंकि डीक्यू तो क्वेश्चन में नहीं ना है, तो वो पार्ट कैसे आ जाएगा, तो वो हमारा यूनिटरी मेथड से। तो जब चार्ज क्यू ले लेते हैं पूरे रिंग का, तो पूरे रिंग का रेडियस कितना है, या सॉरी सर्कमफेरेंस कितना है, लेंथ कितना है 2πr, और जब हम चार्ज डीक्यू लेंगे तो इस एलिमेंट का लेंथ कितना होगा, तो ये थीटा है, तो कैन वी से r इंटू थीटा हो जाएगा। तो r से r कट जाएगा तो dq का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो q थीटा बाई वॉट 2π, तो q थीटा बाई 2π, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं dq की जगह हो जाएगा q थीटा बाई वॉट 2π। अच्छा, फिर यहाँ q नॉट होगा और ये 4π एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व करके देखो कैसे कैसे क्या आएगा, 2 q नॉट 8π इंटू पाई क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, आइए क्या हो जाएगा r स्क्वायर। यही टेंशन आ गया, ठीक है। तो दिस इज द टेंशन इन द किसके ऊपर, हाँ रिंग के अंदर। रिंग के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जो मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल पे जो फोर्स होगा वो तुम्हारा इतना होगा, बोल के देगा। अच्छा, अगर मान लो इसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस छोटा r दिया हुआ है, तो स्ट्रेस कहेगा निकालने के लिए, तो स्ट्रेस क्या होता है, तो यही टेंशन बाई एरिया कर देंगे, तो टेंशन बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो हम लोग P बाई एरिया कर देंगे, तो पाई क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर छोटा r ले लेते हैं रेडियस, कैसा ये वाला देखो, ये है ऐसा है ना, तो इसका रेडियस छोटा r लिए ये वाला का, ठीक है। तो कहने का मतलब स्ट्रेस अगर निकालना हो तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये बॉडी का अगर यंग्स मॉडुलस y दिया हुआ है तो कहेगा चेंज इन लेंथ निकालिए या चेंज इन रेडियस निकालिए, तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे जो क्लास 11 में पढ़े थे। ये क्या होता है, y बराबर स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। अब स्ट्रेस का तो ये वाला हो गया, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ क्या होगा, तो 2πr प्लस डेल्टा r, इसका फाइनल लेंथ हो चुका है और इनिशियल लेंथ क्या था, तो 2πr, तो ही हमारा चेंज इन लेंथ हो जाएगा, जबकि ओरिजिनल लेंथ क्या है 2πr। इसको सॉल्व करेंगे तो 2π डेल्टा r बाई 2πr हो जाएगा, और बोलो तो कटेगा, तो स्ट्रेन का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, डेल्टा r बाई r आ जाएगा। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो सारा चीज हमारा निकल जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो t πr स्क्वायर, उसके बाद डेल्टा r बाई r। तो ये सॉल्व करने से तुम्हारा डेल्टा r का वैल्यू आ जाएगा। तो ये क्या लिख सकते हैं, तो tr πr स्क्वायर डेल्टा r, तो यही डेल्टा r का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, तो tr πr स्क्वायर इंटू कैपिटल I। ये चेंज इन रेडियस निकालने के लिए कहेगा तो ये हमारा आ जाएगा। बोल क्लियर है, अरे बोलो। ये वाला पूछ रहा है, ये टेंशन देयर क्यों हुआ है, टेंशन जो है हम लोग 11th में पढ़े थे, टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है, ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट के लॉन्ग में होता है। तो अगर ये वाला कर्व हम लिए हैं ऐसे करके, तो इसका टेंजेंट अगर हम इस पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे तो इधर ही ना जाएगा, ठीक है। टेंशन का डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट होता है। अगर मान लो इसका हाफ लेते हैं, हाफ, ये वाला हाफ ले लेते हैं, तो ऊपर वाला हाफ में टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा बताओ, तो इस जगह पर इधर होगा, ठीक है। अगर नीचे वाला लेते हैं तो टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, तो ऐसे होगा। तो टेंशन का डायरेक्शन ऑलवेज अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होता है या लेंथ ऑफ द रॉड होता है, और अगर कर्व है तो फिर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो टेंजेंट के अलोंग में टेंशन का डायरेक्शन हो जाएगा। बोल क्लियर है। देखो अब तुमको मेथड 2 बता रहे हैं, मेथड 2 में देखो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ये वाला जो इसको जो है इसको आधा आधा डिवाइड कर दो, तो आधा ये हो गया और बोलो, और आधा नीचे वाला हो गया। अब नीचे वाला जो आधा है ये जो फोर्स लगाएगा इस जगह पर ऐसे ऐसे लगाएगा, ठीक है, और यहाँ पर चार्ज क्या है Q नॉट है, और इसका चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज जैसे Q है तो आधा का कितना हो जाएगा चार्ज, Q/2 हो जाएगा। अब याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया था, तो इसके इस सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया था याद करो, हाँ कितना आया था, तो यह आया था Q साइन थीटा नॉट बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा नॉट, और यहाँ क्या था 2π एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यही था ना। अब जैसा थीटा नॉट पुट करेंगे वैसा r के चलते ही ना आया था, ये किसके चलते आया था, चार्ज r के चलते यही था। फिर Q क्या था, उसका टोटल चार्ज था, थीटा नॉट क्या था, एंगल सबटेंडेड था, और थीटा नॉट एंगल सब, और r उसका क्या था, रेडियस था। तो अगर इसको सॉल्व करके देखेंगे तो इसके वजह से जो फील्ड सेंटर पे होगा वो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर Q नहीं होगा बल्कि क्या होगा Q/2 होगा, और साइन थीटा नॉट सेंटर पे क्या होगा बोलो, तो पाई हो जाएगा, तो ये π/2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई अगेन यहाँ पाई, और ये 2π एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा r स्क्वायर, तो ये बन गया 1। तो यहाँ पर सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा Q बाई ये 2 और ये 2 4 हो जाएगा, तो 4π ये पाई और ये पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा r स्क्वायर। तो ये फील्ड आएगा ना, तो ये रिंग का फील्ड आएगा कहाँ पर, सेंटर पे, तो रिंग
इसके ऊपर अगर फोर्स निकालेंगे तो फोर्स कितना आ जाएगा, तो फोर्स यही फील्ड गुना ये हो जाएगा फोर्स। और हम लोग देख चुके हैं फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जितना फोर्स इस पे लगे इस पे कितना लगा, तो इस पे लगा ई गुना क्यू नॉट। और इसी ई का वैल्यू क्या है, तो क्यू नॉट ए ना, ई का वैल्यू क्यू बाई 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है। तो जितना फोर्स इस पॉइंट चार्ज पे लगेगा उतना ही इस पे लगेगा। तो हम यही कर सकते हैं कि क्यू नॉट बाई 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये फोर्स किस पे लगा, अपर हाफ पे लगा, वैसा ही फोर्स नीचे हाफ पे लग रहा है, बट अपर हाफ के बारे में सोचो तो अपर हाफ पे इतना फोर्स लग रहा है और वो किसको बैलेंस कर देगा, तो t प्लस टी 2t को बैलेंस कर देगा। तो इसको हम 2t से इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ से भी t का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो क्यू नॉट बाई ये 2 और 4 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखो यहाँ से भी आ गया, बोल क्लियर। तो ये भी अच्छा मेथड है। तो कहने का मतलब कैसे कैसे आ रहा समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, ये पूरा आधा रिंग ले लो, आधा रिंग पे जो फोर्स लगेगा वो टी प्लस टी 2t हो गया, यही फोर्स को बैलेंस कर दो अपर हाफ वाला जो रिंग है उसके ऊपर का फोर्स के बराबर। और जितना अपर हाफ वाला रिंग पे फोर्स लगेगा उतना ही इस पे लगेगा, बिकॉज एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट एक्शन। तो हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बोल क्लियर है। चलो देखो यहां पर क्या है, प्रॉब्लम टॉपिक लिख लो कैविटी प्रॉब्लम। क्या टॉपिक का नाम है, कैविटी प्रॉब्लम। मतलब अगर कोई बॉडी है उसके अंदर कोई चार्ज बॉडी है, हम लोग ऐसे कैविटी प्रॉब्लम पहले भी पढ़े थे, सेंटर ऑफ मास में भी पढ़े थे, रोटेशन में भी पढ़े थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैविटी वाला का निकाले थे, सेंटर ऑफ मास भी निकाले थे। अब हम लोग ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे जाके पोटेंशियल भी पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी कैविटी प्रॉब्लम जो है इंपॉर्टेंट है। मतलब कैविटी प्रॉब्लम आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जहां जहां कैविटी प्रॉब्लम होगा वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे ये हम लोग समझने वाले हैं। बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है, सुपरपोजिशन वहां भी लगाए थे और सुपरपोजिशन यहाँ भी लगाएंगे। तो देखो क्या है कि कोई भी बॉडी मान लो ले लेते हैं ऐसे करके, कोई भी बॉडी है, ये कंप्लीट बॉडी है, ठीक है। इस कंप्लीट बॉडी में से हम कुछ पार्ट इसका निकाल लेते हैं। तो कुछ पार्ट अगर निकाल लेंगे तो देखो ये बॉडी कैसा हो जाएगा, तो ये इस टाइप का हो जाएगा ना, ठीक है। इस बॉडी में और इस बॉडी में क्या फर्क है, ये पूरा कंप्लीट बॉडी है, इसी कंप्लीट बॉडी में एक बॉडी को रिमूव करके हटा दिए, ये रिमूव करके हटा दिए। अब मान लो ये यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, पहले ये इसके अंदर था, इसी को रिमूव करके, तो यही वाला कैविटी कहलाता है। दिस इज व्हाट, दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड कैविटी प्रॉब्लम। अब इसी के वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कहीं भी कैविटी के अंदर भी निकाल सकते हैं, कैविटी के बाहर भी निकाल सकते हैं, कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, यहाँ 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 कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निकाला जा सकता है। तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें ये भी एज्यूम कर सकते हैं कि देखो जैसे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मान लो ये बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी का जो चार्ज है वो +10 कूलम है, ठीक, कितना चार्ज है, +10 कूलम। अब इसी में से ये हम निकाल दिए कितना, तो हम 2 कूलम निकाल दिए, तो बताओ इसका नेट चार्ज क्या होगा। तो इसका नेट चार्ज हम ऐसे कर सकते हैं 10 कूलम माइनस 2 कूलम इक्वल टू कितना, 8 कूलम, ठीक है। तो इसका नेट चार्ज 10 कूलम में से 2 कूलम निकल गया, तो 10 कूलम में से 2 कूलम निकल गया तो कितना बचा, 8 कूलम। इसको देखो ऐसे भी तो एज्यूम कर सकते हैं कि जैसे ये बॉडी है जिसका चार्ज टोटल कितना है, तो +10 कूलम है। अब इसी में एक और बॉडी रखा हुआ है जिसका चार्ज है, मतलब निकाला हुआ नहीं है, इसके ऊपर उतना ही शेप का एक और बॉडी इसे रखा हुआ है, उसका चार्ज कितना है, -2 कूलम, ठीक है। तो अब इसका नेट चार्ज क्या हो जाएगा बताओ, तो नेट चार्ज कैन बी से Q1 + Q2 ऐसे। तो Q1 का वैल्यू क्या है, तो Q1 का वैल्यू 10 कूलम है और Q2 का वैल्यू -2 कूलम रखा हुआ है, निकाला हुआ नहीं है, ऐसे हम लोग मान सकते हैं। तो इसका -2 कूलम हो गया। अब इसको जोड़ के देखो तो इसका नेट चार्ज क्या हो गया, 8 कूलम। तो 8 कूलम पहले भी आया और 8 कूलम अभी भी आया, इसका मतलब कि ऐसे भी सोचा जा सकता है। तो कहने का मतलब कि देखो एवरीवेयर हम लोग 2 तरह से समझ सकते हैं कि एक टोटल बॉडी है जिसका चार्ज 10 कूलम है, उसमें से 2 कूलम निकाल दो तो 8 कूलम बचेगा, या तो ऐसे सोच सकता है, नहीं तो हम ये भी सोच सकते हैं कि हम जो 2 कूलम निकाले नहीं उसका नेगेटिव डेंसिटी को लेकर के, नेगेटिव चार्ज लेकर के ये बोलेंगे कि वो निकाला हुआ नहीं है,
उसके अंदर उसी जगह पर रखा हुआ है। तो ऐसे सोचेंगे तो भी हमारा वही आएगा। तो ये ऐसा करने से फील्ड, पोटेंशियल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, जितना भी दुनिया भर का आइटम है, सब फिजिकल क्वांटिटी इसी तरह से सोचा जा सकता है कि हम बॉडी को निकालेंगे नहीं, उतना ही का उसी जगह पर नेगेटिव चार्ज का या नेगेटिव मास का या नेगेटिव डेंसिटी का कोई बॉडी उसके अंदर रख देंगे, तो जो रिजल्टेंट आएगा वही आएगा। बोल क्लियर है? अरे बोलो। तो ये कैविटी प्रॉब्लम को हम लोग इसी तरह से सॉल्व करने वाले हैं। बोल क्लियर है? जैसे मान लो कि कोई भी पॉइंट यहीं पर मान लो निकालना है, तो ये चार्ज का भंडारा है, इसके वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें ये एज्यूम किया जाएगा, व्हाट वी विल एज्यूम, यहाँ पर बता रहे हैं कि देखो इसमें माना जाएगा कि एक कंप्लीट बॉडी है जिसका डेंसिटी क्या है, जिसका डेंसिटी माना जाएगा प्लस रो है, ठीक है। और इसी के अंदर एक और बॉडी इमर्ज करके रखा हुआ है, इसके अंदर डाला हुआ है, जिसका डेंसिटी क्या है, तो उसका डेंसिटी प्लस रो नहीं है, इसका डेंसिटी माइनस रो है, ठीक है। और दो अलग अलग ऑब्जेक्ट मानेंगे, एक 1 और ये एक 2। 1 क्या है, तो 1 है बॉडी विदाउट कैविटी, 1 क्या है, बॉडी विदाउट कैविटी। 2 क्या है, तो 2 है मतलब कि रिमूव्ड बॉडी, रिमूव्ड बॉडी, ठीक है। 1 है बॉडी विदाउट कैविटी, जब कैविटी नहीं था उस वक्त का, और 2 क्या है, रिमूव्ड बॉडी। अब इसी के वजह से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो कहीं पर भी निकालना होगा। तो देखो हम लोग सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। तो क्या अप्लाई करना है, सुपर पोजीशन प्रिंसिपल। सुपर पोजीशन प्रिंसिपल में याद करो, ई वेक्टर बराबर क्या लिखे थे, तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो यहाँ पर देखो 2 वेक्टर माना जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट जो होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस रो माना जाएगा जो विदाउट कैविटी होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट कैविटी है, और इसी में एक और हम जोड़ देंगे ऐसे, ये क्या है, तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमूव्ड बॉडी, निकालने के बाद जो बॉडी बना, मतलब सॉरी निकालने जो रिमूव किए ना उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये दोनों का सुपरपोजिशन करेंगे तो रिजल्टेंट आ जाएगा। फिर से सुनो, ये ई वेक्टर क्या है, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट बॉडी विदाउट कैविटी, और ये वाला क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द रिमूव्ड बॉडी। तो ये दोनों का वेक्टर एडिशन कर देंगे, दोनों का सुपरपोजिशन कर देंगे, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी निकाल सकते हैं, चाहे वो पॉइंट बॉडी के अंदर हो, चाहे वो पॉइंट बॉडी के बाहर हो, ठीक है। बॉडी के अंदर भी हो सकता है, कैविटी के अंदर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात, ठीक है। तो अब हम एक आध एग्जाम्पल देखेंगे तो पता चल जाएगा हो क्या रहा है। देखो इसका दूसरा मेथड ये भी है कि हम कंप्लीट बॉडी का निकालने के बाद जो कैविटी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हटा दो तो रिमेनिंग बॉडी का निकल जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं, 2 मेथड है, एक तो दोनों का सुपरपोजिशन करो तो निकल जाएगा, दूसरा क्या है, कंप्लीट बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के बाद जो रिमूव बॉडी है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर दो, तभी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ जाएगा। तो यहां तक समझ में आ गया कैसे कैसे बनना है। अब एक प्रॉब्लम करते हैं तो पता चल जाएगा क्या है। तो प्रॉब्लम करने के लिए सबसे पहले मान लो इसको स्फीयर वाला करना है। तो स्फीयर वाला में देखो क्या क्या है कि देखो याद करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको जब बाहर निकालना था, बाहर, ठीक है। अच्छा इसमें याद रखना रो के रेस्पेक्ट में सोचना है, रो के रेस्पेक्ट में सोचेंगे, डेंसिटी के रेस्पेक्ट में सोचेंगे तो ज्यादा आसानी से हमारा बनेगा। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में हम लोग क्या पढ़े थे, तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू r है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, तो q/4πε0 एक्स स्क्वायर लेते हैं ना, क्योंकि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो आउटसाइड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, अरे बोलो, तो ये आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अच्छा अब देखो रो क्या है, डेंसिटी की जगह क्या लिख सकते हैं, चार्ज बाय वॉल्यूम। तो चार्ज बाय वॉल्यूम ये लिखेंगे तो बताओ ई आउट क्या हो जाएगा, तो दिस ई आउट कैन ऑल्सो बी एनर्जी का वैल्यू पुट कर दो। तो देखो Q का वैल्यू ये पुट करेगा तो 4π से 4π कट जाएगा, तो देखो क्या आएगा, तो 4π से 4π कट गया तो दिस विल बिकम रो आर क्यू बाय व्हाट, ये 3 बचेगा तो 3ε0 x² हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर आया, बाहर में आया, ठीक है। अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो अगर मान लो कोई पॉइंट, ये तो x ऐसे है ना, अगर कोई पॉइंट P है जो कितना दूरी पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फॉर्मूला क्या आया था, तो इसका फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं, ρx/3ε0 आया, ठीक है। और बाहर वाला का इतना ऑलरेडी ये भी कर चुके हैं। खैर अब देखो इसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में ना, नाउ वी आर गोइंग टू राइट इन वेक्टर फॉर्म। तो इन वेक्टर फॉर्म
हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो मान लो जो पॉइंट P हम लिए हैं वो सपोज r दूरी पे है, ठीक है, कितना दूरी है, r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर के फॉर्म में होगा E वेक्टर बराबर, देखो रो तो रो रहेगा, प्लस रो है तो प्लस रो रहेगा, और माइनस रो है तो माइनस रो लिखेंगे। बोल क्लियर है कहाँ, ठीक। x के जगह हम देखो x क्या है, ये दिस पॉइंट इज विद इन द बॉडी, मतलब x लेस देन इक्वल टू r है ना, तो x के जगह हम r रिप्लेस कर रहे हैं, तो दिस विल बी रिप्लेस बाय r। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, बाय 3 एप्सिलॉन r। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ऑलरेडी देख चुके हैं पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा, तो रेडियली आउटवर्ड के लिए हम ऐसे पुट करेंगे, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के बाहर, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बॉडी के अंदर। वेर ये प्लस आर होगा तो क्या होगा, अगर प्लस आर होगा तो डायरेक्शन विल बी रेडियली आउटवर्ड, और यही अगर माइनस आर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होगा। तो ये किसके चलते आया, प्लस के चलते आया कि माइनस के चलते, तो ये पॉजिटिव चार्ज के चलते पड़े हैं, पॉजिटिव के चलते। वो इसी तरह अगर नेगेटिव चार्ज के चलते लिखना होगा तो अंदर में नेगेटिव चार्ज के चलते कितना आएगा, तो प्लस रो विल बी रिप्लेस्ड बाय माइनस रो, आर वही रहेगा और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 एप्सिलॉन r। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं रो माइनस आर बाई वॉट 3 एप्सिलॉन r। कहने का मतलब कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड हो जाएगा, माइनस आर विल टेल द डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन विल बी रेडियली इनवर्ड, और प्लस आर का मतलब होता है इसका डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा। तो देख लेना सबका इंडिविजुअली निकाल लेंगे, प्लस होगा तो रेडियली आउटवर्ड होगा, माइनस होगा तो रेडियली इनवर्ड होगा, फिर तो सुपरपोजिशन अप्लाई कर देंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ जाएगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, अब प्रॉब्लम देखते हैं तो पता चलेगा हो क्या रहा है, ठीक है, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं तो पता चल जाएगा क्या है। तो एक मान लो स्फीयर है, इसके अंदर एक कैविटी बना हुआ है, मतलब ये कंप्लीट स्फीयर है, इसी के अंदर हम इतना पार्ट रिमूव कर दिए, इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है। अब देखा जाए तो ये जो है ऐसे करके, और ये कैविटी है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कहाँ पर, तो हमको अंदर में निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ निकाल के बता रहे हैं, तो दिस इज द पॉइंट P, वहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या होगा, ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन भी है और इसका डाटा हमेशा याद भी रखना कैसे कैसे बनेगा। तो हम लोग क्या होगा, तो कॉन्सेप्ट क्या है, तो हमको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाना है। E वेक्टर बराबर क्या होता है, तो ये मान लो 1 ले लेते हैं और ये 2 ले लेते हैं, तो वेक्टर एडिशन करेंगे 1 के चलते प्लस वेक्टर एडिशन करेंगे 2 के चलते। 1 क्या है, तो 1 कंप्लीट बॉडी है विदाउट कैविटी, और 2 क्या है, तो रिमूव बॉडी का जो है वो है। अब कंप्लीट बॉडी का जो है वो तो डेंसिटी प्लस रो लेंगे, और ये जो रिमूव बॉडी है उसका डेंसिटी क्या लेंगे, तो उसका डेंसिटी हम माइनस रो लेंगे। अभी जैसा बताएं कि जो रिमूव बॉडी है उसका डेंसिटी माइनस रो लिखना है, और जो कंप्लीट बॉडी है विदाउट कैविटी उसका डेंसिटी प्लस रो लेना है। तो देखो इस पॉइंट का निकालना है ना, तो ये हमारा पॉइंट है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो निकालने के लिए देखो क्या है कि मान लो ये जनरल पॉइंट है और ये पॉइंट टोटली कैविटी के अंदर है। तो देखो क्या करेंगे, एक यहाँ पर ऐसे करके मान लो ये जो पॉइंट है यहाँ से ये R1 मान लेते हैं, ठीक, और इसको ले लेते हैं R2, और ये दोनों के बीच का जो गैप है इसको L वेक्टर ले लेते हैं, L वेक्टर, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ R1 एज्यूम कर लिए, ये R2 एज्यूम कर लिए, और C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस L है, तो इसको भी वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस L वेक्टर का डायरेक्शन मतलब C1 से C2 ले लिए, ठीक है। खैर L वेक्टर नहीं भी लेगा, L भी लेगा तो चलो, अभी तक L ही से समझा रहे हैं कि चलो C1 और C2 के बीच का दूरी क्या है, L है। तो यहाँ से यहाँ अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के चलते आ जाओ। देखो एक चीज देखो, ये जो पॉइंट है, अब ध्यान से सुनना, ये जो पॉइंट है ये कंप्लीट बॉडी के अंदर है, नहीं पूरा जो कंप्लीट बॉडी है उसके अंदर है, और ये जो बॉडी है इसके भी अंदर है। अगर हम मान लो ये पॉइंट हम यहाँ लेते हैं, तो ये पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट कंप्लीट बॉडी के बाहर भी है, मतलब पूरा कंप्लीट बॉडी के भी बाहर है और कैविटी के भी बाहर है, ठीक है। अगर हम ये पॉइंट लेते हैं, ये वाला पॉइंट, सपोज ये वाला पॉइंट, तो ये पॉइंट क्या है, तो ये पूरे बॉडी का अंदर में है लेकिन कैविटी के बाहर है। तो अंदर है तो अंदर वाला फॉर्मूला लगेगा, और बाहर है तो बाहर वाला। फिर से सुनो, अंदर है तो अंदर वाला फॉर्मूला लगेगा, और बाहर है तो बाहर भी बाहर वाला फॉर्मूला लगेगा। कॉपी में लिख भी सकता है, अंदर है तो अंदर वाला फॉर्मूला लगेगा, और बाहर है तो बाहर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो देखो ये 1 के चलते तो हमको ये पॉइंट पे निकालना है ना, तो ये जो पॉइंट है ये तो टोटली मतलब कि पूरा कंप्लीट बॉडी है, उसके अंदर भी आ जाएगा और इसके भी अंदर आ जाएगा। तो देखो E1 क्या होगा, तो कैन वी से अभी जो हम लोग सीखे प्लस रो R1 बाई क्या होगा,
3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा E2 आ जाओ, इसमें हम लोग क्या एज्यूम किए हैं कि पूरा बॉडी विदाउट कैविटी जो है उसका डेंसिटी प्लस रो है। अब कैविटी वाला आ जाओ, कैविटी वाला क्या लिखेगा, तो कैन वी से कि प्लस रो विल बी रिप्लेस बाय व्हाट, माइनस रो, क्योंकि कैविटी जब भी लेते हैं तो क्या एज्यूम करते हैं कि वो नेगेटिव चार्ज का बना हुआ है, नहीं क्या एज्यूम करेंगे कि वो जो है वो नेगेटिव चार्ज का बना हुआ है। तो क्या हो जाएगा, तो माइनस रो R1 विल बी रिप्लेस बाय क्या, R2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कैविटी के चलते, ठीक है। अब दोनों का सुपरपोजिशन करते हैं, ऐड करके देखते हैं क्या आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो दोनों में देखो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, तो इसका अंदर बचेगा R1 माइनस R2। व्हाट इज R1, तो R1 इज पोजीशन वेक्टर टेकन विथ रिस्पेक्ट टू C1 एंड R2 इज पोजीशन वेक्टर टेकन विथ रिस्पेक्ट टू C2। तो ये R1 माइनस R2 आ गया। अब यहाँ से देखो ट्रायंगल लॉ लगाते हैं। ट्रायंगल लॉ देखो क्या है, इसे याद रखना आसान हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट P है जहाँ निकालना था, और ये C1 माने थे और इसको C2 माने थे, और ये वाला जो है R1 लिए थे, इसको R2 ले लिए थे, और इधर वाला जो वेक्टर है इसको L वेक्टर एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि हम ट्रायंगल लॉ लगाने वाले हैं। तो कैन वी से दैट कि देखो कौन सा रिजल्टेंट बनेगा, तो हम लोग ट्रायंगल लॉ पता है कि जिस दोनों साइड को जोड़ना रहता है वो सेम ऑर्डर का होता है, और अपोजिट वाला थर्ड जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, अपोजिट ऑर्डर वाला होता है। तो कैन वी से दैट L वेक्टर प्लस व्हाट R2 ये सेम ऑर्डर में है इज इक्वल टू R1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा R1 L वेक्टर बराबर क्या प्रूफ हो गया, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ L वेक्टर, L वेक्टर का डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम C1 से C2 की ओर। तो हम ये पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो E वेक्टर इज व्हाट रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और R1 माइनस R2 के जगह हम लिख सकते हैं क्या L वेक्टर। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अंदर आया, तो कैविटी के अंदर आया। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड टोटली कैविटी के अंदर। तो कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया रो L बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो L वेक्टर का डायरेक्शन इज क्या, फ्रॉम L वेक्टर का डायरेक्शन इज फ्रॉम C1 टू C2। अच्छा एक चीज देखो कैसा आया, तो ये जीरो आया कि नॉन जीरो आया, तो दिस इज व्हाट, तो पहली बात ठीक है। तो देखो ये नॉन जीरो आ गया, और दूसरा क्या है कि देखो ये कांस्टेंट है ना, क्योंकि रो भी कांस्टेंट है, 3 एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, और L वेक्टर क्या है C1 से C2 के बीच का डिस्टेंस है, तो ये भी कांस्टेंट ही माना जाएगा। तो ये क्या आ गया, तो ये बहुत बड़ा बात प्रूव हो गया, इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना क्या क्या, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैविटी के अंदर क्या होता है, तो स्फेरिकल कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखो इस तरह का प्रॉब्लम के लिए रो L बाई 3 एप्सिलॉन नॉट होता है, वह रो क्या होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और L वेक्टर इज डायरेक्शन टेकन फ्रॉम C1 से T2। तो कैसा फाइनली आया, नॉन जीरो आया और कांस्टेंट आया, यूनिफॉर्म आया, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू याद रखना, बहुत जगह काम आता है, बहुत सारा प्रॉब्लम में ये याद रखता है तो फटाफट 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 बन जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कैसे कैसे क्या होगा। अब इसको और थोड़ा सा हम अगर करते हैं तो देखो हम ऐसा कर सकते हैं कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कहीं भी एक कैविटी बना लिए, ठीक, ये C1 ले लिए और ये C2 ले लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम कैसे दिखाएंगे, तो देखो C1 से C2 को पहले ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ठीक है। इसी के पैरेलल में हम सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा सकते हैं, आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ेंगे या जो भी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा C1 से C2 के पैरेलल में होगा, मतलब C1 C2 को ज्वाइन करने वाला एक लाइन खींच ना, और उसी के पैरेलल में बहुत सारा बना देना, ठीक है। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो पैरेलल एंड इक्वी स्पेस जो होता है वही ना रिप्रेजेंटेशन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसका वैल्यू क्या होगा रो L बाई 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्लियर है, तो कैसे कैसे बनता है समझ में आ गया। अच्छा अगर मान लो हमको यहाँ निकालना है, C2 पे निकालना, इसके अंदर अब ये प्रूव हो गया, देखो व्हाट इज इसके अंदर ये क्या क्या प्रूव हो गया कि इस कैविटी के अंदर देखो, इस कैविटी के अंदर यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो उसका वैल्यू हमेशा सेम रहेगा। तो कितना रहेगा इसके अंदर वैल्यू, तो रो L बाई 3 एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड रहेगा, और डायरेक्शन क्या होगा, तो C1 बना लेना C2 बना लेना, और C1 से C2 की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। याद हुआ, मैग्नीट्यूड पार्ट हमेशा रो L बाई 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा,
और डायरेक्शन वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, तो डायरेक्शन वाला पार्ट C1 से C2 की तरफ हो जाएगा। तो ये याद रखने से बहुत आसानी से बन जाता है। अब कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, अभी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो यहाँ निकालना है, तो ये पॉइंट क्या है, तो ये पॉइंट पूरे बॉडी के रिस्पेक्ट में क्या अंदर है, बट कैविटी के बाहर है। तो जो बाहर वाला है बाहर वाला फॉर्मूला लगाएगा, अंदर है तो अंदर वाला, दोनों का इंडिविजुअली कर देंगे तो आ जाएगा रिजल्टेंट। ठीक है, तो कहीं भी निकालना होगा तो ये समझ में आ गया हो क्या रहा है, बोल क्लियर है। देखो इस प्रॉब्लम में, देखो प्रॉब्लम से पता चल जाएगा कैसे कैसे क्या है। एक स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस R1 है, इसके अंदर एक कैविटी बना है जिसका रेडियस R2 है, इसका सेंटर O है, इसका सेंटर C है। ठीक है, और ये दोनों के बीच का जो गैप है O और C के बीच में ये x0 लिया गया है, और ये वाला लाइन है, इसी लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। और x इज ऑलवेज डिस्टेंस टेकन फ्रॉम सेंटर। सारा जो टोटल क्वेश्चन बनेगा x के ही रिस्पेक्ट में बनाना है। व्हाट इज x? x इज डिस्टेंस टेकन फ्रॉम सेंटर ऑन द x एक्सिस। कहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, A पे, B पे, C पे और D पे। सबसे पहले देखो आ जाओ A पे। ठीक है, तो A पे अगर देखा जाए तो देखो क्या है, ये तो तुम लोग बना भी सकता है। हाँ, अब तुम सब कोई मतलब आराम से बना सकता है। ए पे क्या होगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं, पूरा बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड में से इतना को निकाल देंगे तो ऐसे भी हो जाएगा। दो मेथड बताए ना, या तो प्लस रो माइनस रो करके बना सकता है, यानी तो पूरे बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड को जो रिमूव है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो तो वो भी तुम्हारा बन जाएगा। तो देखो ऐसा हम लिख सकते हैं कि अगर ये वाला बात हो तो देखो पहले पूरे ये पॉइंट जो है ये क्या है, ये एक्स लेना है ना, तो दिस पॉइंट इज पूरा बॉडी के बाहर भी और इसके भी बाहर है, तो बाहर वाला फॉर्मूला लिखेंगे। तो बाहर वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो डेंसिटी के रेस्पेक्ट में क्या होता है, तो देखो रो RQ/3 एप्सिलॉन नॉट, और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है ना, तो ये दूरी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो कैन वी से एक्स स्क्वायर, और ये वाला आई कैप हो जाएगा। ये किसके चलते, तो जब भी हम लोग लिखेंगे तो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, E1 किसको मानेंगे, तो ये पूरा बॉडी विदाउट कैविटी को 1 मानेंगे और कैविटी को क्या मानेंगे 2, और इसका डेंसिटी प्लस रो लेंगे और इसका डेंसिटी माइनस रो लेंगे, ऐसे करके। ठीक है, अब देखो तो ये समझ में आ गया, 1 के चलते हो गया रो RQ/3 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, बोल क्लियर है। अच्छा, प्लस अब क्या हो जाएगा, इसके चलते देखो चार्ज क्या है, तो चार्ज है माइनस रो ना, तो माइनस रो, बट इसका रेडियस देखो, इसका रेडियस R1 है तो यहाँ R1 भी लिखना पड़ेगा, और x इज डिस्टेंस टेकन फ्रॉम सेंटर से। दूसरे वाला क्या होगा, तो प्लस रो विल बी रिप्लेस बाय माइनस रो, क्योंकि इसका डेंसिटी ये है। अच्छा, रेडियस इसका क्या है, तो R1 नहीं R2 है, तो R2 का क्यू हो जाएगा बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और इसका दूरी बताओ, तो ये दोनों के बीच का दूरी क्या है, तो देखो अगर कहा जाए तो देखो ये वाला x है, ये x0 है, तो इसका दूरी यहाँ से क्या हो जाएगा, तो कैन वी से x माइनस x0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज A, मतलब A पॉइंट पे, ये A पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया। इसको और थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे तो ρ/3 एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, तो R1 का क्यू बाई एक्स स्क्वायर माइनस R2 का क्यू बाई x माइनस x0 का होल स्क्वायर, तो दिस इज, और यहाँ पर आई कैप लगा देंगे, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर आया, A पे आया। ठीक, तो बाकी सब ट्राई करो तो जल्दी जल्दी फटाफट, जैसे हम A पे बना दिए वैसे B पे ट्राई करो। देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर है जो कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, इनफाइनाइट है, जिसका रेडियस क्या है R है, इसके अंदर एक सिमेट्रिकली एक स्फीयर हम कैविटी निकाले हैं, मतलब एक स्फीयर निकाल चुके हैं जिसका रेडियस R/2 है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे निकालना है, इसके सेंटर से पॉइंट P के बीच का दूरी कितना है, 2r है। तो क्वेश्चन है फाइंड E वेक्टर, कहाँ पर E वेक्टर निकालना है, कैलकुलेट E वेक्टर एट पॉइंट P पे। ठीक है, सबको अंदर अपने से बनाएगा, कोई बोर्ड देखेगा नहीं। और याद रखना सॉलिड सिलेंडर का, हॉलो का अंदर बाहर क्या होता है। ठीक है, सबका याद रहेगा तभी फटाफट बन पाएगा। चलो बनाओ तो।
आया? हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, मैक्सिमम कहा गया, ठीक है। हाँ, ये यही ना है। अंदर वाला फॉर्मूला क्या है? रो एक्स बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और बाहर वाला क्या है? रो आर स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट एक्स, ठीक है। तो ये वाला तो सॉलिड सिलेंडर यही था, E1 वाला ये है ना, देखो E1 वाला में रो आर, इसका आर है, बिल्कुल सही है, टू, और एक्स इसका क्या है? तो एक्स का वैल्यू यहाँ 2r हो गया सॉलिड सिलेंडर के लिए। अच्छा, स्पेयर के लिए क्या हो गया? तो स्पेयर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? बाहर वाला। तो बाहर वाला के लिए रो आर क्यू बाई 3 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो ही तो हो गया। तो 3 एप्सिलॉन नॉट, और इस एक्स की जगह यहाँ पर दोनों के लिए एक्स का वैल्यू क्या है? 2r है, तो 2r पुट कर देंगे। और इसका रेडियस r नहीं है, ये वाला जो है इस स्पेयर का रेडियस r नहीं है, बल्कि r की जगह क्या r/2 है, तो r/2 पुट कर दिए, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। बल्कि ले रहे, कहाँ दिक्कत? कोई कष्ट वाली बात? चलो देखो, एक प्रॉब्लम और क्या है कि सुनो, एक चार्ज क्लाउड है जिसका डेंसिटी प्लस रो है, और इसी में एक और इमर्ज कर दिए, एक चार्ज क्लाउड है जिसका डेंसिटी है प्लस रो, इसी के अंदर एक और हम सिमेट्रिकली देखो एक और इसके अंदर इमर्ज कर दी, मतलब इसका डेंसिटी है प्लस रो और इसका डेंसिटी है माइनस। जैसे क्लाउड होता है ना, तो एक क्लाउड दूसरे क्लाउड में कैसे ये हो जाता है, उसी टाइप से दो क्लाउड है, चार्ज क्लाउड, एक का डेंसिटी प्लस रो है, दूसरे का माइनस रो है। बोल क्लियर है? अब देखो, ये वाला इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना है, यहाँ पर ये कोई भी पॉइंट P पे निकालना है। बोल क्लियर है? और दोनों के बीच का दूरी L ले लेते हैं, C1 और C2 के बीच का दूरी। तो क्वेश्चन है फाइंड E वेक्टर एट कहाँ पर? तो P पे। तो कैसे कैसे बनेगा? देखो, इसका डेंसिटी प्लस रो है, इसका डेंसिटी माइनस रो है। तो देखो, ये वाला R1 ले लेते हैं, ये R2 ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ L ले लेते हैं। तो देखो, ये जो पॉइंट P है इस बॉडी के भी अंदर है और इस बॉडी के भी, तो हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। तो कैन वी राइट दैट कि E वेक्टर बराबर क्या होगा? E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब E1 वेक्टर को क्या लिखेंगे? तो प्लस रो R1 बाई व्हाट? 3 एप्सिलॉन नॉट, और प्लस माइनस रो R2। माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होगा C2 के रिस्पेक्ट में, मतलब स्पेयर C2 के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि प्लस रो है तो प्लस रो पुट करो, माइनस रो है तो माइनस रो पुट करो, और ये 3 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सॉल्व करेगा तो रो R1, ठीक है। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ये इतना आ गया। अब चाहो तो ट्रायंगल लॉ लगा दो, ट्रायंगल लॉ लगाएगा तो क्या आएगा? तो ट्रायंगल लॉ में ये L वेक्टर है, इसको क्या माना गया? R2 वेक्टर, और इसको क्या माना गया? R1 वेक्टर। तो कैन वी से दैट L वेक्टर प्लस R2 वेक्टर इक्वल टू क्या? R1 वेक्टर, क्योंकि ये दोनों सेम ऑर्डर में ना है, तो जो सेम ऑर्डर में रहता है उसी का रिजल्टेंट ऑपोजिट ऑर्डर वाला हो जाता है। तो ट्रायंगल लॉ में ही ना पढ़े हैं। तो यहाँ से L वेक्टर का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो L वेक्टर का वैल्यू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो क्या इसकी जगह भी L लिख सकते हैं? तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे जो आएगा वो कितना आएगा? तो रो L बाई व्हाट? 3 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से भी क्या प्रूव हो गया कि ये नॉन जीरो प्रूव हो गया। और कैसा? पहली बात नॉन जीरो, और दूसरा कांस्टेंट, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रो L बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आ गया। कहने का मतलब कि देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे कैसे होगा। तो देखो, ये C1 है, ये C2 है, C1 और C2 को ज्वाइन कर दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके बीच में, ये जो सुपर इम्पोज एरिया है उसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो सारे जगह कांस्टेंट होगा, चाहे ये पॉइंट यहाँ वहाँ वहाँ कहीं भी हो, यहाँ हो कहीं भी हो, और उसका डायरेक्शन जो है पैरेलल टू C1 टू C2 होगा। दैट इज, इसका जो वैल्यू होगा रो L बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर। बोल क्लियर है? चलो, ठीक है। देखो, एक फटाक से बना, तो ये सब बहुत, जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा ना तब तक बनेगा नहीं। सबका फॉर्मूला याद करो, तभी सवाल फटाफट बनेगा।
देखो इसका हमको निकालना है, मतलब एक इनफाइनाइट शीट है, इसके अंदर एक सर्कुलर डिस्क जो है निकाल दी है। सर्कुलर डिस्क का रेडियस r है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पॉइंट P पे निकालना, कितना दूरी पे, x दूरी पे, ठीक है। तो बनाओ तो फटाफट। क्वेश्चन क्या है, फाइंड E वेक्टर कहाँ पे, P पे, ठीक। और ये तुम्हारा इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट है, इनफाइनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट। और ये क्या है, डिस्क, डिस्क जो है बाहर निकल गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, निकालना है। फटाफट बना दो, अपने से बनाएगा, कोई बोर्ड देखेगा नहीं। देखो, और फिर ये कैसे हो गया, तो ये तुम्हारे पता है कि अगर मान लो ये शीट है ऐसे, और ये ऐसे करके जो है पॉजिटिव चार्ज से बिखरा हुआ है, तो यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो प्लस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो E1 बराबर हम क्या लिखेंगे, तो E1 की जगह हम सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, आई क्या, और ये वाला को क्या मानेंगे, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज मानेंगे ना, इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, माइनस सिग्मा होगा, ठीक है। तो इसका डेंसिटी तुम्हारा प्लस सिग्मा हो गया और इसका डेंसिटी माइनस सिग्मा हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे ना होगा, और प्लस होगा तो प्लस आई कैप होगा, मतलब इस तरह बॉडी से दूर जाता हुआ, और नेगेटिव है तो बॉडी के पास आता हुआ होगा, तो ऐसे हो जाएगा ना डायरेक्शन, इसीलिए इसका वैल्यू हो गया माइनस आई कैप। तो यही बन गया E2। तो ये बॉडी 1 है, ये बॉडी 2 है, अब दोनों का सुपर पोजिशन करेंगे तो यही ना हो गया। अब इसको सॉल्व करके देखो, सॉल्व करेगा तो प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा कट जाएगा, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा तुम्हारा प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा, और यहाँ पर आई कैप हो जाएगा ऐसे, ठीक है। कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन कॉस थीटा, इतना। बोल क्लियर है। देखो ये जो सवाल है ये 100 रुपये का है, जो बना देगा अभी तुरंत 100 रुपया, ठीक। हाँ, क्वेश्चन बताएं। देखो क्वेश्चन देखो क्या है कि एक हाफ हेमिस्फीयर है जिसका डेंसिटी प्लस रो है और रेडियस इसका r है, ठीक है। इसके सेंटर से ऊपर 2r की दूरी पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका E0 है। अब चूंकि ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो अब इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर। तो तुम चाहो तो वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखेगा तो वेक्टर के फॉर्म में क्या लिख सकता है, तो कैन बी राइट ऐसे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ ए पे कितना, E0, और डायरेक्शन तो ऊपर होगा ही। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि ये सेंटर से 2r इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, सेंटर से 2r नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये निकालना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी पे कितना होगा ये निकालना है, जबकि ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ में है, ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी दिया हुआ है और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और सेंटर से ये ऊपर 2r है और ये सेंटर से नीचे 2r है, मतलब 2r ऊपर दिया हुआ है, 2r नीचे निकालना है। क्लियर है, लिख लो इसको, क्वेश्चन को। ये 3D में आ जाएगा और ये क्या चीज में आ जाएगा, 2D में। 2D देखा जाए तो इसको अगर ऐसे थोड़ा सा और इधर करेंगे तो ये फोटो कुछ इस टाइप का लगेगा, तो यही तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्लियर है, तो ऊपर में दिया हुआ है, नीचे में निकालना है। चलो बना दो, कितना का, 100 रुपया का। चलो फटाफट बना दो, वेरी गुड, बना बना। हाँ बना लिया, वाह, कितना आया, हाँ रो r बाई 2l एप्सिलॉन नॉट माइनस E0, कितना आया, हाँ रो r बाई 2l एप्सिलॉन नॉट माइनस E0, हाँ वेरी गुड, चलो सही है, वाह फर्स्ट क्लास, समझ में आ रहा है तुम लोग को। कैविटी प्रॉब्लम से रिलेटेड है, बहुत बढ़िया। देखो कैसे क्या है, हम इसको बता रहे हैं, ठीक है। सब कोई अपने से बना लिया, मैक्सिमम कोई क्या हो गया। देखो कैसे कैसे है, ये फिगर हम पहले से बना लिए ताकि समझाने में हमको आसानी से हो जाए। देखो क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बॉडी 1 ले रहते हैं, इसका डेंसिटी कितना है, प्लस रो, ठीक है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ए पे, इस बॉडी 1 के चलते 2r ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ वैल्यू कितना दिया, E0। तो कैन बी राइट कि हम ऐसा कर सकते हैं कि E1 का जो वैल्यू है इस यहाँ पर वो, या इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे दिया हुआ ना, तो ए पे हम क्या लिखेंगे, तो कैन बी राइट E0 मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और चूंकि पॉजिटिव चार्ज है ना तो इसका डायरेक्शन ऊपर होगा, प्लस जे कैपिटल, और हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट बी पे निकालना है, इसी के चलते। तो देखो हम लोग क्या कहेंगे कि देखो अगर मान लो हम ऐसा कहें कि ये वाला बॉडी के फ्लैट सरफेस, ये वाला बॉडी है, ये वाला फ्लैट सरफेस है और ये कर्व है, तो फ्लैट सरफेस के तरफ का वैल्यू अगर E0 दिया हुआ है
तो अगर मान लो हम ऐसा कर सकते हैं कि ये वाला बॉडी इधर नहीं इधर होता, ये पॉइंट इधर नहीं इधर होता, तो उसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मतलब इस बॉडी के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के वजह से भी क्या होगा, तो उतना ही ना होगा। तो फर्क क्या होगा कि ये डायरेक्शन जो है, मतलब इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के चलते कहेंगे तो कैन वी से दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बॉडी 2 पे कहेंगे तो क्या होगा, तो 2 के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लिखेंगे, तो ई नॉट मैग्नीट्यूड होगा, जितना मैग्नीट्यूड ऊपर उतना ही मैग्नीट्यूड नीचे। क्यों, सिमेट्री के चलते देखो फ्लैट सरफेस की तरफ मैग्नीट्यूड ई नॉट दिया हुआ है। अब हम क्या किए कि ये बॉडी को हम मान लो पलट दिए, या दूसरा बॉडी है जो हाफ है, तो उसके इधर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जैसे इसका है वैसे इधर है। फर्क क्या है कि ऐसे किया हुआ, उल्टा किया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, ई नॉट, और डायरेक्शन जो है क्या होगा, नीचे होगा, कितना होगा, तो माइनस जे कैप लिखेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा, थर्ड बॉडी के चलते अगर मान लो ये प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां पर लिखेंगे, खाली मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन खाली पलट जाएगा। तो कैन वी से कि इसको हम लोग प्लस या ई नॉट कहेंगे और इसका जो डायरेक्शन है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू नेगेटिव स्पेयर के लिए इतना होगा, ई नॉट मैग्नीट्यूड हो जाएगा और डायरेक्शन हो जाएगा क्या, जेके। जेके बोले तो डायरेक्शन इसका ऊपर होगा। हम लोग कौन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, हम इसको एक्स एक्सिस मान रहे हैं और ऊपर को वाई एक्सिस मान रहे हैं, यहाँ तक ठीक है। अब देखो हमको निकालना इसी के चलते, बट ऐसा सोचना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है कि हम इसको बनाएंगे कैसे, तो हम लोग बोलेंगे कि एक स्पेयर कंप्लीट स्पेयर है, इस कंप्लीट स्पेयर में एक यही वाला बॉडी इसके अंदर और रखा हुआ है, तो पूरा ये बॉडी प्लस ये जब रखाएगा तो कौन सा हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचेगा 1 ही ना। फिर से सुनो, ये पूरा बॉडी है, इस बॉडी के अंदर एक और नेगेटिवली चार्ज बॉडी रखा हुआ है, ठीक यहाँ पर। तो जब इसको रखेंगे तो देखो क्या होगा, तो ये वाला बॉडी प्लस ये और रखाएगा तो बचेगा क्या, यही वाला ना। तो वही चीज है, यही फिगर इसमें बनाए। ये पूरा एक बॉडी है जिसका डेंसिटी प्लस रो है, उसी के अंदर एक बॉडी निकाला हुआ नहीं है, रखा हुआ है कितने चार्ज का, माइनस रो डेंसिटी का। तो ये वाला दोनों का कॉम्बिनेशन तो यही ना देगा, और इसी के चलते तो हमको निकालना है, मतलब यहीं पर हम पॉइंट बी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बस हमको अब क्या कर देना है, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर देना है। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो कैन वी राइट सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से कि ऐसा लिख सकते हैं कि ये वाला बॉडी देखो 1 माने हैं, ये बॉडी 2 पॉजिटिवली, ठीक ये वाला पलट दिए तो बॉडी 2 माने हैं, इसी का ठीक नेगेटिव कर दिए तो बॉडी 3 माने हैं, और जब ये कंप्लीट बॉडी था तो उसको 4 माने हैं, और ये वाला जो बॉडी है वो 4 + 3 का कॉम्बिनेशन है। ये बॉडी 4 है, ये बॉडी 3 है, तो ये 4 + 3 का कॉम्बिनेशन है। तो हमको निकालना किसके लिए है, तो हमको निकालना है बॉडी 1 के लिए, ठीक है, यही वाला के चलते। तो कैन वी से कि अगर इसको सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो E1 बराबर क्या होगा, तो कैन वी से E4 + E3 होगा। देखो तो ये समझ में आया नहीं, 4 + 3 का, 4 + 3 का जो कॉम्बिनेशन होगा वही ना ये होगा, और इसी के चलते तो निकालना है। तो कैन वी से E1 बराबर, मतलब 1 के चलते ही तो निकालना है पॉइंट बी पे। ये कहाँ निकालना है, ये सब कुछ बात हो रहा है कहाँ पर, बी पर। तो E1 बराबर क्या, E4 + E3। अब सबका वैल्यू देखो, तो E3 का या E4 का वैल्यू क्या होगा, तो ये जो पॉइंट है E4 इसी के चलते ना, तो ये पॉइंट अंदर है बॉडी का कि बाहर है, बाहर है, तो बाहर में है तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, तो कैन वी राइट बाहर के लिए Q/4πε0 x² लिखते हैं, और डायरेक्शन क्या हो जाता है, तो चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है ना तो डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, तो -j लिखेंगे। अब इसको डेंसिटी के रिस्पेक्ट में लिखो, तो कैन वी से ρ × 4/3 πr³ हो जाएगा डेंसिटी के रेस्पेक्ट में, बाई 4πε0 क्या होगा x², और इसका डायरेक्शन क्या होगा नीचे। अब इसको सॉल्व करके देखो, और x का वैल्यू क्या पुट करेगा, तो x इज व्हाट, x इज डिस्टेंस टेकन फ्रॉम सेंटर से, तो सेंटर से अगर x का बात करेंगे तो इस x का वैल्यू कितना है 2r। तब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो x की जगह 2r पुट करो, तो देखो 4π से 4π कर गया। अब ρr³ बाई कितना हो गया 3ε0, और x² की जगह हम लिखेंगे 2r का क्या होल स्क्वायर, और डायरेक्शन वाला बात हो जाएगा -j ऐसे। तब ये सॉल्व करने से कितना आएगा, तो एक कटेगा एक बचेगा, तो बचेगा +ρr बाई 4 × 12ε0, और डायरेक्शन क्या होगा, तो चूंकि कैसा चार्ज है तो पॉजिटिव है, तो इस पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड का मतलब नीचे हो जाएगा, ठीक। ये तो E4 हो गया। अब बताओ E3 क्या होगा, E3 बोले तो नेगेटिव के चलते, तो जैसा मैग्नीट्यूड देखो
यही वाला होगा ना, E3 तो ऑलरेडी लिख भी चुके हैं, तो यही वाला होगा तुम्हारा क्या, E नॉट जे कैप। अब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, अप्लाई व्हाट, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो बोल क्या लिखेंगे, तो कैन वी से E1 बराबर व्हाट, E4 कितना आया, तो प्लस रो आर बाई 12 एप्सिलॉन नॉट माइनस जे कैप प्लस व्हाट इज E3, तो E3 का वैल्यू E नॉट जे कैप आ गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करके देखो, सॉल्व करके देखेगा तो कितना आएगा, रो आर बाई 12 एप्सिलॉन नॉट माइनस E नॉट ऐसे, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो चूंकि ये वाला कर दिए तो इसका डायरेक्शन माइनस जे कैप होगा। अब देखो यहाँ पर क्या बता रहा है कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके चलते आया, 1 ही के चलते आया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के चलते का जो मैग्नीट्यूड पार्ट आया, ये मैग्नीट्यूड पार्ट आया, कितना आया, रो आर बाई 12 एप्सिलॉन नॉट माइनस ई नॉट, और माइनस जे कैप क्या हो रहा है, तो माइनस जे कैप बता रहा है डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा, नीचे होगा, तो ऑब्वियसली नीचे होगा ही, क्योंकि कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के चलते तो नीचे होगा ही, क्योंकि बॉडी से दूर जाता हुआ होगा, प्लस के चलते बॉडी से दूर जाता हुआ और माइनस के रेस्पेक्ट में बॉडी के पास आता हुआ, तो यही तो है। कहाँ दिक्कत, बढ़िया क्वेश्चन, क्लासिक क्वेश्चन था, क्लियर, बहुत कोई का बन गया था ना, वेरी गुड। चलो अगले क्लास में पार्टी होगा, ठीक है, चलो कोई दिक्कत, समझ में आ गया। देखो क्या है कि एक तुम्हारा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, कैसा है, नॉन कंडक्टिंग, और ये वाला इसका सेंटर C1 है, इसको x एक्सिस लेना है और इसको y एक्सिस लेना है, बोल क्लियर है। अब इसी के अंदर देखो क्या है कि एक और देखो, एक और स्फीयर मतलब कैविटी बना दिया गया, क्या बना दिया गया, और इस कैविटी का सेंटर C2 है, और ये तुम्हारा कंप्लीट बॉडी हो गया, इस कंप्लीट बॉडी का डेंसिटी कितना हो गया, प्लस रो। अब देखो इसका जो रेडियस है वो छोटा आर दिया हुआ है, नहीं इसका रेडियस कितना है, छोटा आर, जबकि इसका रेडियस है वो बड़ा आर दिया हुआ है, और C1 और C2 के बीच का जो दूरी है वो L दिया हुआ है, दिस इज क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में देखो क्या है कि एक पार्टिकल को, देखो यहाँ पर एक पार्टिकल को यहाँ रिलीज करना है, वो पार्टिकल कितना है, तो ये माइनस Q नॉट है और मास m है, यहाँ से रिलीज करना है, रिलीज, और ये बॉडी कैसा है, तो ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी है। नॉन कंडक्टिंग क्यों लिया गया बताओ, नॉन कंडक्टिंग इसलिए लिया गया क्योंकि इसके अंदर इंडक्शन ना हो, क्योंकि अगर हम कंडक्टर लेंगे तो ये चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा तो उस अकॉर्डिंगली इंडक्शन भी तो लगातार होता रहेगा ना, जो मोशन को बढ़िया नहीं होने देगा, अजीब टाइप का मोशन को कर देगा, ठीक है। तो ये इंडक्शन वाला चीज ना हो, इंडक्शन को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग नॉन कंडक्टिंग बॉडी लिए, इंसुलेटर लिए, ताकि एकदम शानदार हो। और इसमें ये सब भी एज्यूम कर रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल के मूव करने से कोई मैग्नेटिक फील्ड वगैरह जनरेट नहीं हो रहा है, तो ये सब को हम लोग नेग्लेक्ट करते हुए सारा चीज कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि देखो एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज करेंगे, और ये वाला जो है ये एंगल थीटा दिया हुआ है, और ये वाला इसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि देखो ये जहां भी हीट करेगा तो यहाँ से छोड़ने में और हीटिंग में कितना टाइम लगेगा निकालना है, क्या क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला पूछेगा फाइंड द स्पीड ऑफ Q नॉट, और ये याद रखना ये फिक्स्ड है, ये क्या है, फिक्स्ड। तो फाइंड द स्पीड जस्ट बिफोर हीटिंग, जहां भी हीट करे, जस्ट बिफोर हीटिंग, जहां भी हीट करे उसको हीट करने से जस्ट पहले क्या स्पीड होगा ये निकालना है, और दूसरा टाइम टेकन निकालना है, टाइम टेकन टू जस्ट बिफोर हीटिंग। दो क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो इस तरह का सवाल देखो कैसे बनाएंगे, तो एक्चुअली ये मोशन है ना, तो हमको मतलब काइनेमेटिक्स का ये प्रॉब्लम हो गया ना, तो काइनेमेटिक्स में क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा, तो हम फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन करते हैं, और फोर्स की जगह क्या लिखेंगे, Q नॉट E, मतलब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, सारे प्रॉब्लम में याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, उसके बाद क्या, तो इससे एक्सेलरेशन होगा, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट निकला तो हम लोग डायरेक्ट काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, और अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल निकला तो फिर हमको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ हमको सॉल्व करना पड़ेगा कैसे, इंटीग्रेशन करके, ठीक है। कैसे सॉल्व करना होगा, इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके हमारा सवाल बनेगा। तो देखो कैसे कैसे, मतलब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डायरेक्ट बनेगा, एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो फिर इंटीग्रेशन वगैरह से, भी अगर कोई दिक्कत होगा तो काइनेमेटिक्स देख लेना कैसे क्या है। तो सबसे पहले देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, तो C1 C2 बिल्कुल x एक्सिस पे है, तो कैन वी से दैट कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा क्या लिखते हैं, तो इसके अंदर याद रखो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो यूनिफॉर्म आया था ना, और कांस्टेंट आया था, यूनिफॉर्म आया था, और नॉन जीरो आया था, तो कितना आया था, तो रो L बाई व्हाट 3 एप्सिलॉन नॉट, यही था ना।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग आई कैप और जे कैप में लिखेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस ऑलरेडी दिया हुआ है, तो रो इसका डेंसिटी हो गया, और ये दोनों के बीच का दूरी भी दिया हुआ कितना, एल, तो एल लिख देंगे, और ये 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो पैरेलल टू C1 एंड C2, मतलब बोले थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है हमेशा C1 से C2 के तरफ होगा, ऐसे। तो C1 से C2 बोले तो पॉजिटिव ऑफ एक्स, तो कैन वी राइट आई कैप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से हमको बहुत कुछ निकल जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, क्यू नॉट इंटू ए ना फॉर्मूला है, तो दिस फोर्स इक्वल टू क्यू नॉट, बट कैसा क्यू नॉट है, माइनस क्यू नॉट है, और ई क्या लिखेंगे, तो ई का वैल्यू रो एल बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आई कैप होगा, ये ना हो गया। अब दिस फोर्स कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो कितना आ जाएगा, इतना, तो यहाँ से ए का वैल्यू आ गया क्यू नॉट रो एल बाई 3 एम एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन हो जाएगा माइनस आई कैप। तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन आ गया। क्या ये एक्सेलरेशन किस टाइप का है, तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया, क्यू नॉट रो एल सारा इसमें कांस्टेंट है, और माइनस आई कैप का मतलब होता है कि डायरेक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन है वो तो इधर है, तो ये फोर्स का डायरेक्शन है, और जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है उधर ही तो एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन तुम्हारा इधर होगा। तो पहली बात समझ में आ गया। अब मोशन कैसा होगा, विच टाइप का मोशन होगा, तो मोशन तुम्हारा कैसा होगा, क्या पैराबोलिक होगा, सर्कुलर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, किस टाइप का होगा, हाँ वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि पार्टिकल को रेस्ट पोजीशन से छोड़ा गया है, तो स्ट्रेट लाइन इसका मोशन होगा। तो बताओ स्ट्रेट लाइन मोशन होगा तो कहाँ हिट करेगा, तो फील्ड का डायरेक्शन तो इसके ऐसे है, फोर्स इधर लगेगा, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट ए ले लो, तो क्या ये डायरेक्ट इस पॉइंट को हिट करेगा, मतलब ठीक सिमेट्रिकली इधर हिट करेगा। तो हम कैसे कैसे क्या लिखेंगे, तो डिस्टेंस ट्रेवल अगर बात करेंगे तो यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, तो ए भी यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल होगा, और उसका वैल्यू क्या होगा, तो ये छोटा आर है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने साइन थीटा होता है, और थीटा के साथ वाला कॉस थीटा होता है, तो हम कहेंगे से ये वाला पार्ट आर साइन थीटा होगा, ये वाला पार्ट थीटा के सामने ये वाला पार्ट आर साइन थीटा, और सिमेट्रिकली ये भी तो थीटा ही होगा ना, क्यों, क्योंकि दिस इज इक्वल टू दिस, और ये कॉमन हो गया, यहाँ 90 हो गया, तो जितना ये होगा उतना ये होगा, तो इसका वैल्यू आर साइन थीटा है, तो इसका वैल्यू भी आर साइन थीटा होगा। तो ए बी की जगह हम आर साइन थीटा और प्लस आर साइन थीटा लिख सकते हैं, तो कितना हो गया, आर साइन थीटा प्लस आर साइन थीटा, हाँ 2 आर साइन थीटा, तो ए बी यही हमारा डिस्टेंस ट्रेवल एस होगा। बोल क्लियर है, अच्छा एस हो गया, ए चाहिए, अब तो बहुत कुछ सारा चीज निकलना शुरू हो जाएगा। तो हमको अब क्या क्या चाहिए, तो मान लो कि अगर हमको टाइम चाहिए, तो टाइम के लिए एस बराबर क्या फॉर्मूला है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस वॉट, हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम टेकन, तो यहाँ पर रिलीज वाला बात लिखा हुआ है ना, तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, तो 0 पुट करो, और एस के जगह कितना, तो कैन वी से दैट कि 2 आर साइन थीटा इक्वल टू हाफ ए क्या होगा, तो ए का वैल्यू हो जाएगा क्यू नॉट रो एल बाई 3 एम एप्सिलॉन नॉट इंटू वॉट, टी स्क्वायर। तो बस टी का वैल्यू सॉल्व कर लो, जो भी आएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोल क्लियर है, अच्छा टी निकल गया। इसके अलावा और क्या चाहिए, तो तुम चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकता है, तो भी वेक्टर बराबर क्या होता है, यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी, तो टी तो निकल चुका है, तो इसमें भी पुट करेगा तो तुम्हारा वी आ जाएगा, क्योंकि यू का वैल्यू कितना दिया हुआ, 0। ठीक, ऐसे बना लो, या फिर ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकता है, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। तो उस ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू में अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो व्हाट इज ए, एवरीवेयर, तो एवरीवेयर ये क्यू नॉट रो एल बाई 3 एम एप्सिलॉन नॉट, ये तुम्हारा ए हो गया। एस कितना हो गया, तो एस आर साइन थीटा प्लस आर साइन थीटा, एवरीवेयर 2 आर साइन थीटा हो गया। तो हमको क्या क्या पता है, हमको ए पता है, एस पता है, तो कुछ भी निकलेगा निकल जाएगा, तो यू का वैल्यू तो 0 ही हो गया, तो ये 2s, देखो तो सारा चीज निकलना स्टार्ट हो गया। तो करना क्या है समझ में आ गया। सबसे पहले देखो एक्सेलरेशन, देखो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, अगर फोर्स वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा, तो अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो फिर तो कैलकुलस से बनाना पड़ेगा, और जहां अगर कांस्टेंट निकल गया तो फिर बनाना आसान हो गया, फटाफट फटाफट बनाते चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात। तो समझ में आ गया होगा कैसे है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्लियर। चल देखो प्रॉब्लम देखो क्या है कि ये तुम्हारा एक हॉलो स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, और इसमें एक छेद कर दिए इसे नॉन कंडक्टिंग, जिसका रेडियस कितना है, r है, और इसका डेंसिटी कितना, या चार्ज इसका कितना है, q है, मतलब इस पे चार्ज q है, बट कैसा है, ठीक है, हाँ।
नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर है, होलो। देखो क्या है, इसके अंदर एक टनल जो है या छेद कर दिया ऐसे अलोंग द डायमीटर, तो ये फोटो कुछ इस टाइप का होगा, ऐसे, ठीक है। मतलब ये वाला इस टाइप का समझ में आ रहा है, ऐसे। अब एक चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू नॉट है और इसका मास कितना m, इसको ऐसे प्रोजेक्ट किए कितना स्पीड से, v नॉट से। क्वेश्चन है कि कितना स्पीड से यहाँ क्रॉस करेगा और कितना स्पीड से यहाँ क्रॉस करेगा, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन, कितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगेगा और कितना टाइम यहाँ से यहाँ जाने ले। तो दो क्वेश्चन पूछा है, फाइंड कितना टाइम लगेगा ये बताइए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो कैसे कैसे बनेगा। तो एक चीज देखो कि इसके अंदर कैसा स्फीयर, होलो स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग है और यूनिफॉर्म है, ये सब सारा इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो बाहर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये कहाँ पर दिया हुआ है, तो दिस इज व्हाट, तो जो हम लोग प्रोजेक्ट किए हैं, तो बॉर्डर पे ये इलेक्ट्रिक मतलब कि सरफेस पे ये स्पीड दिया हुआ है v नॉट, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ तो बहुत आसान है, सबसे पहले हम इसका देखना पड़ेगा किस टाइप का मतलब कि ये है। तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्यों, सेल थ्योरम, नहीं, सेल थ्योरम के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में क्या होता है, 0 में, और बाहर में तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है ना, तो बाहर से तो अभी इसको मतलब ही नहीं है, ठीक है, ये तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अंदर से मतलब है सेल थ्योरम, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का भैया क्या हो गया, वैल्यू 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया तो क्या फोर्स 0 लगेगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, इसका मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कितना स्पीड से क्रॉस करेगा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2s हो गया, तब a तो है ही नहीं ना, तो जो स्पीड यहाँ है इसका मतलब हर वक्त इसका स्पीड क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, कितना रहेगा, v नॉट ही रहेगा, तो एवरीवेयर स्पीड सेम। तो हम डायरेक्ट अब कहेंगे एवरीवेयर स्पीड जो है सेम रहेगा, दैट इज इक्वल टू कितना, v नॉट, मतलब फाइनली बाहर भी जब निकलेगा तो बाहर भी निकलेगा तो कितना से निकलेगा, v नॉट से ही निकलेगा। तो पहला पार्ट ये हो गया। अच्छा, दूसरा, टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन टू क्रॉस द टनल, क्रॉस द टनल इस टाइप का है, टाइम कितना लगेगा टनल को क्रॉस करने में, ये निकालना है, ठीक है, या यहाँ से यहाँ सेंटर में जाना, कुछ भी है, कैसे बनेगा। तो ये तो डायरेक्ट हम ऐसा लिख सकते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब एक्सेलेरेशन है ही नहीं तो ये वाला पार्ट 0 हो गया। अब s की जगह क्या लिखेंगे, तो इसका रेडियस r है, तो r प्लस r, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, 2r। तो कैन वी से s की जगह 2r हो जाएगा, इक्वल टू व्हाट, u कितना है, v नॉट, तो v नॉट इंटू टी हो जाएगा। तो बोल t का वैल्यू कितना आएगा, तो ये अंडर रूट 2r बाई वी नॉट। तो दिस इज द टाइम, इतना टाइम लगेगा इसको कहाँ से कहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में, और इसका आधा टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ जाने में। तो बहुत सारा चीज समझ में आ गया क्या क्या है, ठीक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखो हम लोग अभी क्या देखें कि ये जो सेल था, कैसा सेल, यूनिफॉर्म सेल था, ठीक है, होलो स्फीयर था, इसका चार्ज था प्लस q और इसका रेडियस r था। अब सारे जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में कितना होता है, 0। अब इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट तो तुम्हारा देखो ये वाला हो गया, अरे बोलो, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट क्या बचा, ये वाला, ठीक है। अब ये जो काटे तो ये वाला प्लेन से काटे तो यही वाला है ना। तो इसमें देखो प्रूफ क्या करना है कि दोनों के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड पार्ट होगा वो सेम होगा और डायरेक्शन जो है अपोजिट होगा, ये प्रूव करना है। तो वो काफी आसान है। देखो मान लो ये बॉडी 1 ले लेते हैं, ये बॉडी 2 ले लेते हैं। अब चूंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हर जगह कहीं पर भी इसके अंदर क्या हो जाएगा, 0। तो कैन वी से दैट कि E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, 0। और बोलो क्यों, कारण क्या है, सेल थ्योरम, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो कैन वी राइट ऐसे, ये उधर जाएगा। तो अब ये कैसा वेक्टर आ गया, नेगेटिव वेक्टर आ गया ना। नेगेटिव वेक्टर का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो पहला प्रॉपर्टी होता है कि जो 1 का मैग्नीट्यूड होगा वही क्या होगा, 2 का होगा। और दूसरी बात 1 के ठीक अपोजिट में 2 का डायरेक्शन होगा, यही ना है। तो ये तो प्रूव करना था कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड 1 के वजह से होगा उतना ही ये E1 हो गया और इतना ही क्या होगा, E2 हो जाएगा। और क्लियर है। तो यही प्रूव करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है, दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल ठीक है, क्या होगा, बराबर होगा और डायरेक्शन क्या होगा, ऑपोजिट होगा। अच्छा, सर्किल के पेरिफेरी पे
5 जगह सिमेट्रिकली चार्ज रखा हुआ, कैसे कैसे, माइनस क्यू करके ऐसे ऐसे। फुल क्लियर है? रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा ये निकालना है। तो सब आइडेंटिकली सिमेट्रिकली रखा हुआ है, ठीक है। तो बताओ अगर सिमेट्री रखा हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा ये निकालना है। तो एक तो सिमेट्री के चलते नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो एक 0 हो जाएगा। और बोलो दूसरा है कि हम ये वाला जो फॉर्मूला हम बताए थे, ठीक है, इस फॉर्मूला के हिसाब से ही होता है कि AR रिजल्टेंट वेक्टर है, ये इंडिविजुअल है, और यहाँ पर n θ/2 ऐसे भी निकालते हैं, ठीक है। वेर A0 क्या होता है, इंडिविजुअल वेक्टर, और AR क्या होता है, सबका रिजल्टेंट, और n क्या होता है, नंबर ऑफ वेक्टर, और थीटा क्या होता है, जो हर वेक्टर दूसरे वेक्टर से कितना एंगल से लीड कर रहा है वो एंगल थीटा होता है। तो इस केस में अगर देखा जाए तो हाउ मेनी वेक्टर्स आर देयर, तो 1 2 3 4 5, तो n की जगह 5 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू कितना हो गया, तो थीटा का वैल्यू 360/5 करेंगे तो ये 72 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि पांचों बराबर बराबर एंगल हो गया ना, सब सिमेट्रिकली है, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे, अच्छा यहाँ पर E0 इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मान लो रेडियस दिया हुआ क्वेश्चन में r, ठीक है। तो E0 का एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसका जो मैग्नीट्यूड पार्ट होगा वो कितना होगा, तो उसका जो मैग्नीट्यूड पार्ट है वो इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, E0, अच्छा साइन n कितना 5, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 360/5 72 डिग्री, और 2t ऐसे लिखेंगे तो ये हमारा ऊपर में आ गया। नीचे में क्या हो जाएगा, साइन थीटा वन सेकेंड क्या 72 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या 2। अब देखो इसका रिजल्ट कितना आएगा, तो ये 5 से 5 कट जाएगा और ये कटेगा तो 180 हो जाएगा ना। तो साइन 180 क्या होता है 0, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना हो गया 0। बोल क्लियर है? तो ऐसे भी कर सकते हैं, सिमेट्री के चलते भी 0 होगा, या फॉर्मूला पुट कर दो तो इससे भी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। लेकिन अगर सोच के देखो कि ये एक चार्ज यहाँ से हटा देते हैं, अगर एक चार्ज माइनस क्यू हटा देंगे तो व्हाट विल हैपन, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, ये वाला गायब हो जाएगा ना। अब इसका रिजल्टेंट 0 होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मेथड 1 देखो क्या है। मेथड 1 में तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे कि इसी वैल्यू में पुट कर देंगे। तो इस वैल्यू में पुट करेंगे तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो n का वैल्यू 4 हो जाएगा, बाकी सारा वही रहेगा। वेर थीटा क्या है, तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से जितना एंगल से लीड करता है वो होता है। बोल क्लियर है? अब देखो क्या करेंगे, तो ये पुट करेंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो A0 की जगह E0 हो जाएगा, साइन n कितना है 4, फिर 3 थीटा क्या है, तो 360/5 दैट इज 72 डिग्री, तो वही है ना, और फिर 1/2 रहेगा ही, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा साइन, और फिर नीचे में θ/2 दैट इज 360/5, ये थीटा हो गया। तो कितना आएगा बताओ, तो देखो ऐसा कर सकते हैं कि 5 दूनी 10 से ये कट गया, और 5 दूनी 10 से ये कट गया, तो बोल कितना आ गया E0 का वैल्यू क्या होगा, तो E0 का वैल्यू होगा ऐसे। अच्छा फिर क्या बचेगा, साइन 4 × 36 डिग्री, और बोलो नीचे में कितना साइन 36 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या होगा, तो 36 × 4, देखो 6 × 24, 4 × 12, 12 × 2 14, तो इसको हम लोग साइन जो रहेगा तो रहेगा ही, E0 तो रहेगा ही, साइन 144 डिग्री बाई साइन 36 लिख सकते हैं। अब साइन 144 क्या होता है, तो साइन 144 को साइन 180 माइनस 36 भी लिख सकते हैं, नहीं, और ये E0 तो रहेगा ही, और डिवाइडेड बाई क्या होगा साइन 36। बोल क्लियर है? अच्छा साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है फॉर्मूला, तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, तो तुम्हारा साइन ही थीटा होता है ना। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं E0 साइन, ठीक है 36 डिग्री बाई साइन 36 डिग्री, ऐसे तो कटेगा तो कितना आ जाएगा E0। तो कहने का मतलब इसका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आ जाएगा, तो E0 आ गया, और उस E0 का वैल्यू क्या है Q/4πε0 r², ऐसे ये ना। अरे बोलो ये आ गया। अब सुनो ये तुम्हारा आ गया। अब सुनो कि एक मेथड तो ये हो गया कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अच्छा डायरेक्शन क्या होगा, तो सिमेट्री के चलते हम कर सकते हैं कि देखो सिमेट्री के चलते ये जो भी वेक्टर है तो ये पूरा इसी के ठीक अपोजिट आएगा, तो यही हमारा ER आ गया, ठीक है। बोल क्लियर है?
तो एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है कि यहाँ पर एक चार्ज रख दो, ऐसे एक चार्ज -q रख दिया। अब ये वाला चार्ज को 1 मान लिया और ये वाला चार्ज को क्या मान लिया, इसको सिस्टम 2 मान लिया। अब चूंकि इसके रखने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 0। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मेथड हम 2 बता रहे हैं कि E वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अच्छा, E वेक्टर क्या है, 0, E1 वेक्टर प्लस व्हाट, E2 वेक्टर। E2 वेक्टर किसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इसके वजह से है जो कि निकालना है, और E1 इसके वजह से है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ E1 इक्वल टू माइनस ऑफ E2 आ गया ना। इसका मतलब क्या कि पहली बात ये प्रूव हो गया कि E1 का जो डायरेक्शन होगा वो ठीक E2 के अपोजिट होगा, और बोलो, और दूसरा E1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ठीक E2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। 2 बात सीख लिए। तो देखो, जितना मैग्नीट्यूड इसका होगा उसी का मैग्नीट्यूड इसके बराबर होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो क्या होता है, तो E0 का वैल्यू q/4πε0r² होता है। तो इसके वजह से भी वही होगा, और ये आया भी। अच्छा, डायरेक्शन इसके लिए क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन राइट साइड है, तो ये बाकी का जो बचा वो क्या होगा, लेफ्ट साइड। तभी ना ये वेक्टर, ये सबका रिजल्टेंट जो आया वो इसको कैंसिल आउट करेगा। तो ये मेथड 2 हो गया। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। इससे फायदा देखो क्या होगा कि अगर मान लो ये जनरल रूल हो गया ऊपर वाला, वो किसी भी तरह से अगर होगा तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। बल्कि